नमस्कार दोस्तों। आज एक चर्चा इस बात की कि अर्थव्यवस्था किस तरीके से डगमगा रही है भारत की, और उसके डगमगाते उसको संभालने की बजाय हमारे देश के जो नीति नियंता हैं और सारे लोग हैं जो सारी चीज़ों को करते हैं, संभालने का जिनका जिम्मा है, वो क्या कर रहे हैं? वो इसे बर्बादी की राह पर ले जा रहे हैं। इसका एक उदाहरण देता हूं। हरियाणा के सिरसा से एक भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं जिनका नाम है सुनीता दुग्गल। और ये सुनीता जो है वो आईआरएस ऑफिसर रही हैं, 22 साल नौकरी की है। उसके बाद में इन्हें जब पूरी पेंशन का हो गया तो पूरी पेंशन के लिए जब हकदार हो गई तो इन्होंने छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता रही, तमाम सारी बार हमारे साथ ही वो तमाम डिबेट में हिस्सा लेती रहीं। तो आपको समझिए कि उस स्थिति में थी। अभी जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दी और वो सांसद हैं इस समय, वो क्या कहती हैं कि जो गैस के दाम बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहा है, तो उसको लेके उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। वो कहती हैं कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की जो बात करते हैं वो क्या है, वो ये है कि गांव में आपके यहाँ गोबर होता है, सब होता है, आप गोबर से रोटी बनाइए और सारी चीज खाना बनाइए और सब कुछ करिए। आपका देखिए, फिर चाहे गैस का सिलेंडर 1000 का मिले या 2000 का मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप समझिए कि वो ये बताती हैं कि 1000 का मिले या 2000 का मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यह है सुनीता दुग्गल का कहना है, यह इनका आत्मनिर्भर भारत है कि आपको फिर से उस गोबर वाले जगह पर ले जाना चाहती हैं। और यह सरकार नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत उस जगह ले जाना चाहता है कि आप फिर से उपले पाली थापिए और रोटी बनाइए। तो आप समझिए, इससे आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए। एक दूसरी घटना बताता हूं। आप लगातार देख रहे हैं कर्नाटक में कभी हिजाब का, कभी मीट का, कभी कोई चीज का, ये सारे बवाल खड़े हो रहे हैं। इन बवालों का नतीजा क्या हो रहा है कि वहां जो आईटी इंडस्ट्री है वो चूंकि इंटरनेशनल फोरम से संचालित होती है, तो उसमें बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसको लेकर के एक महिला उद्यमी ने एक ट्वीट भी किया था और मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि इसको सुधारने की दिशा पे काम करें। वह तो काम नहीं हुआ, और यह सांप्रदायिकता दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग के अध्यक्ष वहीं से आते हैं और वो सबसे बड़े सांप्रदायिक चेहरा हैं, और उनकी नफरती बातें पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में ट्रेवल कर रही हैं। और वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, यह नहीं कह सकते कि वो अनपढ़ गंवार हैं, लेकिन उनकी यह स्थिति है। उन्होंने इसके लिए पूरी एक टीम बना रखी है, एक बड़ी टीम बना रखी है। वो काफी रिच है और उन्होंने टीम बना रखी है, और वो राज्य में यही काम करती है, उसके अलावा भी तमाम जगह पे काम करती है। तो आप समझिए, तो यह स्थिति है। उसका नतीजा क्या हो रहा है? उसका नतीजा यह हो रहा है, अब आईटी कंपनियों ने धीरे धीरे अपना रुख तमिलनाडु की तरफ कर दिया है। उन्हें लगता है कि अब कर्नाटक उस योग्य नहीं रहा, बेंगलुरु उस योग्य नहीं रहा कि वो साइबर सिटी रह सके, वो इंटरनेशनल फोरम पे कंपीट कर सके। इसके लिए उसे अड़ोस पड़ोस के और जहां पर भी एक सही वातावरण मिले वो वहां पर शिफ्ट करें। इसके लिए उन्होंने इच्छा व्यक्त की है। केरल से भी वो संपर्क कर रहे हैं और उन्होंने तमिलनाडु से किया, और तमिलनाडु की सरकार ने, स्टालिन की सरकार ने इस पर बड़ा सकारात्मक रुख दिखाया। और इस पर मैं बताता हूं, कर्नाटक में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण इस तरह से हो रहा है कि बेंगलुरु स्थित कई सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कंपनियों ने तमिलनाडु सरकार से संपर्क स्थापित कर अपनी बिजनेस को वहां शिफ्ट करने की इच्छा जताई है। और तमिलनाडु सरकार ने आईटी की ओर से आरंभिक पूछताछ भी शुरू कर दी है। कंपनियों ने वहां पर आने की जो की है, उसको लेकर के तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलानीवेल त्यागराजन ने कहा कि आईटी कंपनी उनके राज्य में गहरी रुचि दिखा रही हैं और इसमें उन्हें बहुत सी कंपनियां तमिलनाडु में अपना स्थान बनाना चाहती हैं। उन्होंने इस पर कहा कि वो इसको लेकर के देख रहे हैं कि इस पर कितना बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है, उनकी अपेक्षाओं के अनुकूल माहौल बना करके और जगह दी जा सकती है। इसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी के प्रमुख डीएमके प्रमुख स्टालिन से बात करने के बाद में इस पर काम भी शुरू कर दिया है। और
दिल्ली में पीटीआर ने यह भी कहा कि तमिलनाडु सरकार जल्द ही कई बाहरी मुल्कों में निवेश कार्यक्रमों की मेजबानी करेगी, जिसकी शुरुआत में सिंगापुर, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम जैसे देश शामिल हैं। तो आप समझिए कि अब तमिलनाडु सरकार इस दिशा में काम करने जा रही है। और आईटी कंपनियों की स्थिति है कि कर्नाटक से बाहर जाने पर उनको काफी कुछ मिल जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु में जाने से उन्हें कोई परेशानी नहीं होने वाली है। उनको वो माहौल मिल रहा है तमिलनाडु में जो यहाँ नहीं मिला। और यहाँ बवाल की वजह क्या है? जो सांप्रदायिक तनाव है, हिजाब विवाद हो, हलाल मीट हो, या और दूसरा मंदिर और उनमें मेलों में, त्योहारों में मुसलमानों का बहिष्कार हो, और ये सारी चीजें हो, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। और आपको याद होगा बायोकॉन की जो मालकिन है, सीएमडी है किरण मजूमदार साहब, उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि आप इसके लिए माहौल बनाइए, नहीं तो ये बड़ा नुकसानदेह होगा देश के लिए भी और राज्य के लिए भी। लेकिन उन्हें उल्टा घेर लिया ट्रोल आर्मी ने। आईटी जो है सेल है, जो भारतीय जनता पार्टी का, जो कोई मालवीय करके है वहां पर, जो हालांकि मालवीय है लेकिन मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों को भी कलंकित करता है। तो आप समझिए कि इस तरह के लोग हैं और ये करते हैं। अब आप एक और चीज समझिए कि अभी भी तमिलनाडु तमाम सारे उद्योगों में, जिनमें ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बेस्ड, हैवी इंजीनियरिंग आदि के मामले में बहुत अच्छा काम कर रहा है। इंटरनेशनल उसकी बड़ी अच्छी छवि बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में अब जब वहां पर इतने बड़े हार्डवेयर और एग्रो के अलावा और दूसरी तमाम सारी टेक्निक्स का, ग्लास सेरेमिक्स का और इलेक्ट्रिक पे और सब पे, बैटरी पे काम करने का उनके यहाँ बहुत अच्छा तमिलनाडु में माहौल है। तो जब इतना अच्छा माहौल हो तो निश्चित रूप से कंपनियां कर्नाटक की इस सांप्रदायिक भावनाओं से परेशान होकर के निश्चित रूप से शिफ्ट करेंगी, और वही प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। इसी क्रम में एक और चीज बताऊंगा। एक आकार पटेल हैं जो एक संस्था के अध्यक्ष हैं इंडिया के, और इसके अलावा वो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उसके इंडिया चैप्टर के अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा वो एक लेख लिखते रहते हैं, कॉलमिस्ट हैं। उन्होंने एक लेख लिखा और उसमें जो उन्होंने लिखा वो आप समझिए। उन्होंने लिखा कि उत्तर भारत के लोगों को संगीत की समझ नहीं है, और उनका मानना है दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत के लोगों की तुलना में अधिक बुद्धिजीवी और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध होते हैं, और उनके पास में एक शास्त्रीय संगीत से लेकर के और तमाम सारी चीज़ों को समझ होती है, और उनका जो मानसिक स्तर है वो बहुत बेहतर होता है उत्तर भारत की तुलना में। उन्होंने यह भी कहा कि दक्षिण भारत की संस्कृति पर इस्लाम का बेहद कम असर दिखता है। यह शुद्ध हिंदू संस्कृति है जिसमें किसी का मिला जुला रूप नहीं है। बावजूद इसके संगीत की कर्नाटक शैली जितना सेकुलर संगीत कोई और नहीं है। तो आप समझिए इसके बाद भी है। और इस पर क्या होता है कि उन्होंने ये भी कहा कि दक्षिण भारत के शाकाहारी ब्राह्मण दमनकारी नहीं होते हैं, जबकि असहिष्णु और संकीर्ण मानसिकता वाले गुजराती, मारवाड़ी और उनके आसपास के और जो इधर के लोग हैं, ये जो हैं इस तरह से संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। और ये जो है मारवाड़ी और गुजराती हैं, जो ये तमाम बनिया कम्युनिटी के जो लोग हैं, ये असहिष्णु और मानसिक रूप से संकीर्ण होते हैं। और ये बात उन्होंने कही क्योंकि उसके पीछे उन्होंने तमाम सारे उदाहरण दिए हैं, तो और उनके पास में इसका डाटा मौजूद है। तो आप समझिए कि दिल्ली की अदालत में उनके खिलाफ जो है केस किया गया और उसमें वो हुआ और उनको लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया और तमाम सारी चीजें। तो आप समझिए कि सच कहने पे यह स्थिति होती है। आपको इस पर एक चीज देखनी पड़ेगी, श्रीलंका में भी कमोबेश यही स्थितियां होने लगी थी। वो एक प्रकार से नफरत करने लगे थे, वहां पर भी इसी तरह की स्थितियां पैदा होने लगी थी, राष्ट्रवाद से लेके और तमाम सारी चीजें। 2010 में जो उनके यहाँ शुरू हुआ उसका नतीजा ये है कि 2022 में आते आते उनके राष्ट्रवाद, धर्मवाद, नस्लवाद और जो ये स्थिति थी उसका नतीजा ये है कि आज श्रीलंका महाकंगाली के दौर में, बर्बादी के दौर में, वही श्रीलंका
जो आज से 3 साल पहले 4 साल पहले तक एक समृद्ध होता देश था, लगातार जिसकी जीडीपी बढ़ रही थी और उसमें सुधार आ रहा था, वो आज बर्बादी में। आज वहां के लोग शरणार्थी बन के भारत की तरफ भाग रहे हैं और आ रहे हैं, और आप समझिए हम उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसा बेहतर चीज नहीं कर पा रहे हैं, सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। यह स्थिति वही हो जा रही है जो 1983 में श्रीलंका की थी। फिर राजीव गांधी ने मदद के लिए शांति सेना से लेकर के सब कुछ भेजा था, जिसका उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने जरूर शांति वहां स्थापित कराने में मदद की, लेकिन उनके परिवार में अशांति हो गई, उनकी पार्टी में अशांति हो गई, देश में अशांति हो गई, और राजीव गांधी को इस देश की शांति बहाल करने में खुद शहीद होना पड़ गया। तो आप इन सारी बातों को समझ सकते हैं। तो यह समझिए कि यह स्थिति है इस देश की, कि देश किस तरह बर्बादी की राह पर जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम सांप्रदायिकता में जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं। और यही बात मैं बार बार आपसे कहता हूं कि यदि यही चेहरा रहा तो दुनिया में हमारी बहुत बुरी स्थिति बन रही है। और जो स्थिति बन रही है उसके बाद में तमाम रोजगार, अभी तो कंपनियां दूसरे राज्यों में शिफ्ट कर रही जहां गैर भाजपा सरकारें हैं, लेकिन कुछ समय बाद में तो हालत यह हो जाएगी कि वह देश भी छोड़ने लगेंगी, और आपके पास कुछ देसी उनके अलावा और कैपिटलिस्ट लोग जो हैं, जो सरकार के सत्ता के पोषक हैं, उनके अलावा कोई नहीं बचेगा। और आप गुलामी में, जो ब्रिटिश कंपनी की गुलामी थी उससे बड़ी गुलामी में आप जिएंगे, और उसके लिए आप तैयार हो जाइए। और आपकी ऐसी गुलामी होगी, आपके खाने पीने रहने सोचने तक के दिमाग पर वही ताला लगाएंगे। तो अब फैसला आप कीजिए कि आपको कहां जाना है। और शाम को, रात को 8 बजे फिर एक बार चर्चा करेंगे, और वो चर्चा एक बहुत गंभीर चर्चा होगी। अर्थव्यवस्था से लेके तमाम सारे विषयों पर चर्चा करेंगे, कोविड वैक्सीन से लेकर के और विषयों पर चर्चा करेंगे, और आपको बताएंगे क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि हम सच की लड़ाई लड़ने निकले हैं। और आपके लिए आपको सारी चीज बताएंगे और करेंगे, किसी से झुकेंगे नहीं। धन्यवाद।